हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति में जो मेडिकल बिल होता है उसका रीइंबर्समेंट का क्या प्रोसेस है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। मुझे भी हालांकि पता नहीं था। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सर्कुलर जुटाया, उसके बाद मुझे मिल पाया क्या प्रोसेस है, कैसे रीइंबर्समेंट होगा, कौन सा हॉस्पिटल में इलाज कराना होगा, इसके लिए क्या पूरा डिटेल में देखेंगे। चलिए इसमें दिखाते हैं आपको डिटेल में। ये देख सकते हैं कि 9/8/2024 का नवोदय विद्यालय समिति का ही सर्कुलर है, जिसमें बताया हुआ है कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी इंक्लोज बिफोर फॉरवर्डिंग द क्लेम्स टू रीजनल ऑफिस। तो मैं बता दूं, कुछ पावर प्रिंसिपल को होता है। प्रिंसिपल शायद 25,000 तक का वो खुद से कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा का अमाउंट होगा तो फिर रीजनल ऑफिस भेजना होगा। ठीक है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं रिम्बर्समेंट के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इनक्लोज करना होगा मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल के साथ। तो पहला है कि क्लेम शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विथ इसेंशियल सर्टिफिकेट। तो जो मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट पे भर के आपको सबमिट करना होगा। उसके साथ साथ इसेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो इसेंशियल सर्टिफिकेट क्या होता है? तो ये दो तरह का होता है, एक तो फॉर्म ए, फॉर्म बी। तो जो ओपीडी ट्रीटमेंट कराते हैं उसके लिए फॉर्म ए भरना होता है, और जो आईपीडी ट्रीटमेंट कराते हैं उनको फॉर्म बी होता है। तो ओपीडी ट्रीटमेंट क्या होता है? जब भी आप बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज कराते हैं, तो अगर आपको भर्ती होना पड़ता है, अगर आप वो हॉस्पिटल में गए हो, हॉस्पिटल वालों ने आपको अगर भर्ती कर लिया, तब आपका ट्रीटमेंट आईपीडी ट्रीटमेंट माना जाएगा। और अगर उन्होंने भर्ती नहीं किया, आप गए वहाँ इलाज कराएं, इलाज करा के आ गए, यानी भर्ती नहीं होना पड़ा, तो वह ओपीडी ट्रीटमेंट कराना होगा। तो ओपीडी ट्रीटमेंट के केस में आपको फॉर्म ए भरना होगा, एंड आईपीडी ट्रीटमेंट के केस में बी भरना होगा। ठीक है। उसके अलावा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ आईपीडी ट्रीटमेंट, अगर आपको आईपीडी ट्रीटमेंट कराना पड़ा यानी भर्ती होना, तो उस केस में आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लेना होगा। उसके अलावा इमरजेंसी सर्टिफिकेट इफ ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन ऑन इमरजेंसी ग्राउंड, अगर आप इमरजेंसी ग्राउंड पर ट्रीटमेंट लिए हैं फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल नहीं थे और रिकोगनाइज्ड हॉस्पिटल भी नहीं थे। रिकोगनाइज मतलब इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं थे, नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से आपने इमरजेंसी ग्राउंड पर ट्रीटमेंट ले लिया, या लेकिन वो रिकोगनाइज होना चाहिए गवर्नमेंट से, झोला छाप तो हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। आप ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, प्राइवेट में भी जा रहे हैं तो, ठीक है ना। तो उस केस में आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है। तो नॉन इम्पैनल्ड या रिकोगनाइज में जाते हैं तो। अब अगला है कि अगर उसके अलावा एक और सर्टिफिकेट होगा इम्पैनल्ड या रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट। अगर हम इम्पैनल पे जाते हैं, जैसे एनबीएस का जो हॉस्पिटल है, एनबीएस द्वारा जो इम्पैनल्ड है, या सीजीएचएस द्वारा जो इम्पैनल्ड है, अगर उस हॉस्पिटल में जानते हैं, तो इम्पैनल्ड का जो लिस्ट है उस लिस्ट आपको इंक्लूड करना होगा, जिसमें उस हॉस्पिटल का नाम शो होना चाहिए। उसके अलावा अगर प्राइवेट में जाते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट है वो लिस्ट आपको ले जानी होगी। ठीक है। उसके अलावा सेपरेट क्लेम फॉर ईच विजिट टू ओपीडी ट्रीटमेंट, अगर ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या आईपीडी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एक दिन गए हैं, उस दिन आपका कुछ ट्रीटमेंट हुआ, मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, वो खरीद लिया, और फिर 2-3 दिन के बाद फिर से जा रहे हैं, तो पहला दिन जो गए उस दिन का बिल आपको अलग सेपरेट करना होगा क्लेम, और जो दूसरा दिन गए या तीसरा दिन भी अगर जा रहे हैं तो सभी का अलग अलग सेपरेट सेपरेट आपको रिम्बर्समेंट के लिए देना होगा। ठीक है। चेक लिस्ट या प्री ऑडिट सीट ड्यूली साइंड बाय ओएस एसएसए एंड प्रिंसिपल, अगर आपका जो प्रिंसिपल का जो है पावर उससे ज़्यादा का हो गया तो आर भेजना पड़ेगा। उस केस में ओएस एंड एसएसए एक चेक लिस्ट होगा, उसको भर के एंड तभी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो सीजीएचएस का जो रेट है उस रेट से ही आपका रिम्बर्समेंट होगा। भले ही हॉस्पिटल ने आपका ज़्यादा ले लिया हो, लेकिन जो सीजीएचएस का रेट है उसी रेट से आपका रिम्बर्समेंट होगा। हाँ, और लेकिन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो इम्पेरियल हॉस्पिटल में है, तो उस रेट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो वो सीजीएचएस रेट से ही आपका इलाज करेंगे। कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाओगे कि मैं एनपीएस का एम्प्लॉई हूँ, तो वो उसी रेट से आपका इलाज करेंगे। ठीक है। उसके अलावा कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट एंड सर्विस बुक कंटेनिंग फैमिली डिटेल्स इन केस ट्रीटमेंट अंडरटेकन बाय पेरेंट्स या डिपेंडेंट, अगर आपके पेरेंट्स इलाज कराते हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, तो उस केस में उनका इनकम सर्टिफिकेट आपको ले जाना मतलब सबमिट करना होगा, क्योंकि डिपेंडेंट का शायद है कि 9,000 रुपया पर मंथ से कम इनकम होना चाहिए। ठीक है। तभी डिपेंडेंट में आते हैं। लेकिन स्पाउस जो है, हस्बैंड या वाइफ,
वो अगर ज़्यादा भी कमाते हैं, वो कितना भी कमाए वो डिपेंडेंट में ही आते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी डिपेंडेंट में आ जाते हैं। ओरिजिनल बिल, उसके अलावा जो बिल है मेडिसिन वेडिसिन का, जो भी बिल है, डॉक्टर का फी है, वो सभी ओरिजिनल आपको लगाना होगा। उसके अलावा रैपर्स ऑफ कॉस्टली मेडिसिन इन केस ऑफ ओपीडी ट्रीटमेंट, अगर आप ओपीडी ट्रीटमेंट कराए हैं और कुछ डॉक्टर ने बहुत महंगा दवा लिख दिया है, महंगी दवाई, तो उसका रैपर्स भी आपको रखना होगा, ये नहीं कि फेंक दें, रैपर्स भी बिल के साथ लगाना होगा, ठीक है। उसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ है, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज टेकन इन केस ऑफ आईपीडी ट्रीटमेंट। अगर आपको ऐसा कभी भर्ती हो जाना पड़ता है ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आईपीडी ट्रीटमेंट करवाते हैं जिसमें आपको हॉस्पिटल की भर्ती होना पड़ता है, तो उस केस में आपको प्रायर परमिशन लेना होगा। लेकिन इमरजेंसी केस में तो आप नहीं ले सकते हैं, तो इमरजेंसी केस में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, ठीक है। ऑन रिसीविंग द क्लेम, जैसे ही ऑफिस में आप जमा करते हैं तो उनका भी है कि वो डायरी कर देंगे उस बिल को, और आप भी करवा लें, वो उस बिल को डायरी करवा लें और डेट डलवा लें, ठीक है ना, क्योंकि यह टाइम बाउंड होता है, ठीक है। द क्लेम मस्ट बी प्री ऑडिट एट जेएनवी लेवल फर्स्ट एंड देन बी फॉरवर्डेड, यानी जो जेएनवी लेवल पर ही प्रिंसिपल ओएस यूडीसी उसको पहले चेक करेंगे कि सही से क्लेम है कि नहीं, जो रेट वगैरह सब चेक कर लेंगे, ठीक ना। एम्प्लॉई नेम उनको फॉरवर्ड जब कर देंगे फॉरवर्डिंग लेटर मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आर में भेजना पड़ता है मेडिकल बिल का जो प्रिंसिपल के पावर से ज़्यादा है, तब उस केस में फॉरवर्डिंग लेटर बनेगा, जिसमें एक चेक लिस्ट लगेगा। उसमें ये जरूर रहेगा कि एम्प्लॉई का नेम क्या है, उसका पेशेंट नेम एंड रिलेशन, ओपीडी ट्रीटमेंट या आईपीडी कौन सा ट्रीटमेंट लिया गया, हॉस्पिटल टाइप गवर्नमेंट था, सीजीएचएस था या प्राइवेट था, वो सारा उसमें मेंशन करना होगा। उसके कितने अमाउंट का क्लेम किया गया है, अमाउंट प्री ऑडिटेड एट जेएनवी लेवल, और जेएनवी लेवल पर जैसे उन्होंने कुछ कटौती कर दिया तो कटौती करने के बाद कितना उन्होंने लिखा है वो सारे लिखना होगा, ठीक ना। उसके अलावा अब बताता हूँ कि जो आपको बताया था कि इसेंशियल सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा, ठीक है ना। इसेंशियल सर्टिफिकेट ओपीडी एंड आईपीडी के बारे में बताया था कि अगर आप ओपीडी ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसेंशियल सर्टिफिकेट फॉर्म ए में भरना होगा, एंड आईपीडी ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसेंशियल सर्टिफिकेट फॉर्म बी में भरना होगा। ये इसेंशियल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ। जो फॉर्म बी है, फॉर्म बी में है ये वाला जो इसेंशियल सर्टिफिकेट है, देखिए फॉर्म बी। तो टू बी completed in the case of पेशेंट है रोगी हु आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। अगर आपने हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं उस केस में आपको फॉर्म बी भरना होगा, यानी आईपीडी ट्रीटमेंट के केस में ये वाला फॉर्म भरना होगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। अगर आपने हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ और उस केस में आपको इसेंशियल सर्टिफिकेट ये भरना होगा, टू बी कंप्लीटेड इन केस ऑफ पेशेंट हु आर नॉट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे भरना है आप देख सकते हैं, क्या क्या इसमें ऑप्शन है। जैसे कि ओपीडी ट्रीटमेंट वाला आपको बताता हूँ कि यहाँ सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू जिसका नाम है उसको भर दिया। और अगर वाइफ सन, अगर मान ली खुद है तब तो उस खुद ही का उसका आ गया, यहाँ सेल्फ आप लिख दो, ठीक है। अगर कोई आपका वाइफ है तो उसका वाइफ का नाम लिख दो, और यहाँ पर एम्प्लॉई के नाम, ठीक है ना। उसके अलावा आई डॉक्टर अपना यहाँ अपना नाम लिखेगा। उसके अलावा दैट ये सब कितना कितना अमाउंट लिया वो सब पूरा भर के और डॉक्टर आपको देगा। उसके अलावा नेम ऑफ मेडिसिन एंड प्राइस, जो मेडिसिन का नाम है ये आप खुद ही भर सकते हो, खुद भर के और डॉक्टर से साइन करा सकते हो, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर लोग को इतना टाइम होता नहीं है कि वो खुद करेंगे, तो आप भर लो और फिर डॉक्टर साइन कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हॉस्पिटल में आप इलाज कर सकते हो। तो ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कुछ रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल एंड लैब्स हैं, लैब्स में तो जांच वगैरह होती है, हॉस्पिटल भी हैं। तो हॉस्पिटल मोस्टली इसमें जो हॉस्पिटल है वो दिल्ली में ही है, ठीक है ना। छोटे छोटे टाउन्स जैसे बाकी स्टेट्स में बहुत कम है, तो आप दिल्ली में इलाज करा सकते हैं। दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सभी इसमें हैं, ठीक है। तो उसमें आप इलाज करा सकते हैं। इसमें देख सकते हैं 106 पेज है, तो बहुत सारा हॉस्पिटल है इसमें, ठीक है ना। तो आप वहाँ से आई वगैरह का हॉस्पिटल है, आहूजा लेजर आई सेंटर, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा हॉस्पिटल इसमें आप देख सकते हैं, तो उसमें से आप इलाज करा सकते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी केस में आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं।
तो आई होप आपको और एक चीज़, जो सीजीएचएस का हॉस्पिटल है उसका लिस्ट आप सीजीएचएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मेरे पास है, मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।